ठीक है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करवाते हैं, और कुछ लोग उसको मॉडिफाई भी कर लेते हैं अपने तरीके से, और उसका नाम भी बदल देते हैं अपने तरीके से। पर आप लोगों के जो सिलेबस में है और आप लोगों को जो सिखाया जा रहा होगा, वो महर्षि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के अनुसार मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के में जो कराए जाते हैं उसके हिसाब से कराया जा रहा होगा, और जो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा उसी के हिसाब से पूछा जाएगा। ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम मूल रूप से महर्षि कार्तिक जी द्वारा विकसित और प्रचारित किया गया। मतलब शुरू में महर्षि कार्तिकेय जी ने इसको विकसित किया और इसका प्रचार किया। उन्होंने अपने शिष्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पढ़ाया, जिन्होंने भविष्य में इसे आधुनिक दुनिया, मतलब आज के समय में किसने करा, पहले इसका प्रचार किया था महर्षि कार्तिकेय ने। उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को, और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने इसका आज के समय में, मतलब आधुनिक युग में, इसका प्रचार और प्रसार किया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने MD NIY की पुस्तक द योगिक सूक्ष्म व्यायाम भी प्रकाशित की। मतलब इन योगिक सूक्ष्म व्यायाम के ऊपर एक पुस्तक भी है जो कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा बताई गई है। ये आपको ना, ये जो पूरे 48 सूक्ष्म व्यायाम की पुस्तक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। और कभी दिल्ली आए, मोरारजी देसाई गए, तो वहां से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं आप लोग। तो जैसे कुछ भी आपको देखना है उसमें, तो उसमें इजीली क्लियर हो जाता है सब कुछ। संस्कृत शब्द सूक्ष्म का अर्थ है लघु या क्षमता में बहुत छोटा। मतलब संस्कृत का शब्द है सूक्ष्म, और उसका जो अर्थ होता है वो लघु मतलब छोटा, और या फिर इसमें क्षमता में बहुत छोटा, मतलब उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत छोटा, मतलब नाजुक। संस्कृत शब्द व्यायाम का अर्थ है अभ्यास और गतिविधि। व्यायाम का अर्थ है अभ्यास और गतिविधि, जो शरीर और स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। मतलब व्यक्ति का जो शरीर होता है उसके लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। उसको, व्यक्ति को और स्वस्थ बनाता है व्यायाम, और उसे आगे बढ़ाता है, व्यक्ति में बीमारियों को दूर भगाता है, मतलब बीमारियां लगने से बचाता है। जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। मतलब व्यायाम एक ऐसी चीज है जो शरीर तो स्वस्थ रखता है, व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक रूप पे भी कार्य करता है। इसका अनुवाद स्ट्रेचिंग अभ्यास और वार्म अप व्यायाम के रूप में भी किया जाता है। मतलब इसे आजकल लोग स्ट्रेचिंग बोल दो, या अभ्यास वार्म अप बोल दो, या अब व्यायाम के रूप में इसका वर्ड जो है इसको यूज करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पूरे शरीर को आंतरिक रूप से तरोताजा कर देता है। मतलब सूक्ष्म व्यायाम जो है हमारी छोटी छोटी चीजों पे कार्य करता है, और हमें इतना एक्टिव बना देता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उन पे बहुत अच्छे से कार्य करता है, और उनको एक नया रूप दे देता है। यदि आपको कोई समस्या हो रही है जॉइंट से रिलेटेड, या कुछ स्टार्टिंग हुई है, तो सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से आप उसको खत्म कर सकते हैं। इन क्रियाओं की कुल संख्या कितनी है? 48, 48। ये याद रखना, 48। सूक्ष्म व्यायाम शारीरिक और सांस लेने के व्यायाम की एक संयुक्त प्रणाली है। मतलब सूक्ष्म व्यायाम जो भी आप अभ्यास कर रहे होगे उसके साथ वो श्वास जरूर बता रहे होंगे। मान लीजिए अगर आप नेक का ही अभ्यास कर रहे हैं, अप और डाउन, तो क्या करना है? इनहेल अप और एक्सेल डाउन। राइट लेफ्ट ले जा रहे हैं तो एक्सेल करते हुए राइट ले जाएंगे, इनहेल करते हुए बीच में लाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट ले जाएंगे। तो क्या है, इसकी जो मूवमेंट है वो हमारी श्वास के साथ होती है। श्वास श्वास इस मूवमेंट के साथ जोड़नी होती है सूक्ष्म व्यायाम में।
बिना श्वास की मतलब श्वास और इसका तालमेल बना के चलना पड़ता है। जो शरीर के सभी जोड़ों को गर्म करने के लिए क्रमिक रूप से काम करने में मदद करती है। मतलब शरीर के जितने भी जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं आपके, उनको एक्टिव करती है, गर्म करती है, और उन्हें काम करने में मदद करती है। इस प्रणाली का मानव के ऊर्जा शरीर पर एक मजबूत शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। मतलब जो मानव शरीर की ऊर्जा है, एनर्जी है, उस पर एक मजबूत प्रभाव डालता है। मतलब एनर्जी अलग लेवल की होती है अगर जब हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास रेगुलर करते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है। मतलब जब हम डिप्लोमा कर रहे थे हम लोग, सबसे पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम ही सिखाए गए थे। तो जब 48 पूरे हो गए थे तो हम डेली 1-1.5 घंटा सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम का ही अभ्यास करते थे। तो तब काफी परेशानी होती थी, हम लोग थक भी जाते थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो बेहोश भी हो जाते थे। तो जब इसका अभ्यास हम रेगुलर करने लग जाते हैं, अच्छे से करते हैं, इस पे पकड़ बना लेते हैं, तो ये अपना बहुत अच्छा इफेक्ट हम पे, हमारी शरीर पे डालते हैं। और कभी आपको जोड़ों की प्रॉब्लम और ये सब नहीं होती, और आपका शरीर लचीला भी बना रहता है। मतलब स्टिफनेस नहीं होती। जैसे होता है ना, अभी हम कुछ दिन अभ्यास ना करें तो स्टिफनेस हो जाती है। जो जिम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि उनकी बॉडी कितनी स्टिफ है। जब वो योगासन करते होंगे तो बहुत डिफिकल्टी होती होगी उनको योगासन करने में। तो सूक्ष्म व्यायाम क्या है, आपको लचीला बनाता है, आपकी मसल्स को खोलता है, जॉइंट्स को ओपन करता है। जब जहां भी जॉइंट्स में ब्लॉकेज होती है उनको ओपन करता है, ताकि जॉइंट्स इजीली आपके मूव हो सके और अच्छे से काम कर सके। प्रत्येक अंग, प्रत्येक जोड़ और प्रत्येक पेशी को ध्यान में रखा जाता है। इसमें प्रत्येक अंग और हर एक जोड़, जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं और जितने भी उन पे जॉइंट्स हैं और जितने भी उन पे टिश्यूज चढ़े हुए हैं, उन सब पे ये कार्य करता है। आपकी मसल्स पे भी काम करता है ये। और मानसिक एकाग्रता के एक विशिष्ट बिंदु के साथ एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति में एक विशिष्ट प्रकार के श्वास से जुड़ी। मतलब जब हम श्वास के साथ कोई भी अभ्यास करते हैं तब क्या होता है, हम मानसिक रूप से उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान श्वास पे और मूवमेंट पे होता है। जब हम श्वास के साथ अभ्यास नहीं करते हैं, जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल कराती हूँ तो मैं आसन भी श्वास के साथ कराती हूँ, तो क्या होता है उससे हमारी जो एकाग्रता होती है हमारे आसन पे या जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उस पे ही बनी होती है, और हमारे शरीर पे होती है। तो हमारा ध्यान उधर उधर नहीं जाता, तो मानसिक रूप से भी वो हम पे, हमारे शरीर पे काम करता है। मस्तिष्क के विभिन्न भाग हैं। आंखें, नाक, कान, गर्दन, कंधे, हाथ और बाह के जोड़े। मतलब जो अपर बॉडी है, ये अपर बॉडी जो है हमारी, वो मस्तिष्क के लिए भी, मतलब इनके सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा माइंड भी एक्टिव होता है। उंगलियों के जोड़े, छाती, ऊपरी छाती, मध्य छाती, पेट, जड़ अलग, धड़ अलग अलग पहलुओं में, जंघा और नितंब। मतलब इन सब के आपके इसमें कितने सूक्ष्म व्यायाम दिए हुए हैं? कम ही दिए हैं काफी, सिलेबस में तो 10 या 12 दे रखे हैं मेरे ख्याल से। मतलब सूक्ष्म व्यायाम आपके माइंड से लेकर पैर की उंगलियों तक के हैं, 48 इसमें होते हैं। ये सब उनके नाम बता रखे हैं। सुषुग्रीवा शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति 1, ग्रीवा शक्ति 2, हाथ व गर्दन के लिए अभ्यास। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास है। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्या है? बुद्धि जो हमारे यहाँ पे माइंड होता है ना, उसके लिए, उसकी एक्टिविटी, मतलब उसको एक्टिव करने के लिए भी अभ्यास है, वो श्वास के द्वारा होता है। नेत्र शक्ति विकासक आंखों के लिए होता है। मेधा शक्ति विकासक हमारी मेमोरी के लिए होता है। और स्मरण शक्ति, सॉरी, मेधा शक्ति विकास इंटेलिजेंस के लिए होता है। और स्मरण शक्ति विकासक मेमोरी के लिए होता है। कपोल शक्ति विकासक, ये जो हमारे गाल होते हैं इसके लिए होता है। उच्चारण तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, ये हमारे थ्रॉट रीजन के लिए होती है।
सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है, इसके जो सका पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं वो ये हैं: मांसपेशियों में लचीलेपन में सुधार करना और उन्हें मजबूत भी करना। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सूक्ष्म व्यायाम के क्या लाभ हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक दो लाभ उनको बता सकते हैं। स्नायु बंध के लचीलेपन को बढ़ाना है, समन्वय और संतुलन विकसित करना है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, मतलब इसमें लंग्स की भी क्षमता बढ़ती है और सहन शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बिंदुओं को सक्रिय करता है, जो हमारे चक्र हैं उनको सक्रिय करता है, सरल से जटिल आसन और प्राणायाम के अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करता है। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम में महारत हासिल कर लेते हैं, फिर कोई भी आसन लगाना आपको मुश्किल नहीं लगे। आसन इजीली आप लगा पाएंगे, आप चाहे बेंडिंग वाले हो चाहे स्ट्रेचिंग वाले हो। देखिए, स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ी तो एक्स्ट्रा अभ्यास करना पड़ता है, बट जो आसन में दृढ़ता आती है सूक्ष्म व्यायाम से बहुत अच्छी आती है। एक क्लैरिटी के साथ आप आसन में जाते हैं और एक क्लैरिटी के साथ वापस आने हैं। ऐसा नहीं है, आसन आसन करना भी कला होती है। ये नहीं कि अगर आपको चक्रासन करना है तो पीछे गए, कमर मोड़ी और लगा दिया चक्रासन। नहीं, आसन का जो मेन पॉइंट है, जो आप प्रैक्टिकल में भी करके दिखाएंगे, आसन में आने और जाने का तरीका बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको बोला गया पश्चिमोत्तानासन लगाइए, तो प्रॉपर किस तरीके से पश्चिमोत्तानासन में जाना है, पहले दंड आसन में बैठिए, हाथ ऊपर ले जाइए, स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए, फिर धीरे धीरे लोअर स्पाइन से झुकिए आगे की तरफ। आपकी मिडिल स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए और सीधा, बिल्कुल सीधा नीचे जाना है। अब ये नहीं कि गए अंगूठे पकड़े और लगा दिया माथा, वो नहीं होता है आसन। मार्क्स कम मिलते हैं, फिर आप मार्क्स देख के बोलते हैं कि भाई हमने तो आसन कर दिया था। आसन की जो मेन कला है वो यही है कि आप जा कैसे रहे हैं और आ कैसे रहे हैं, ये मेन होता है। बाकी तो देखो सब फ्लेक्सिबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, तो टीचर्स उसके लिए छोड़ते हैं कि ठीक है, अभ्यास तो अच्छा कर रहा है ना, अभ्यास में तो क्लैरिटी है। ठीक है। स्थूल व्यायाम क्या होते हैं? स्थूल व्यायाम ऐसे अभ्यास है जो सूक्ष्म व्यायाम की तुलना में अधिक कठिन कठिन होते हैं। स्थूल व्यायाम जो है हमारे सूक्ष्म व्यायाम की तुलना में अधिक कठिन होते हैं, ये हैवी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो मान लीजिए जिनमें आप पावर ज्यादा लगाते हैं, ये ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। और इन्हें करने के लिए काफी शारीरिक प्रयास की अब आवश्यकता होती है, मतलब शारीरिक बल ज्यादा लगता है इसमें। सूक्ष्म व्यायाम आंतरिक रूप से सभी प्रणालियों को मजबूत बनाता है, जो भी जितने भी हमारे प्रणालियां हैं, सिस्टम्स हैं, उनको मजबूत करता है। जबकि स्थूल व्यायाम शारीरिक मांसपेशियों के विकास और उसके निर्माण, मतलब जो हमारे मस्कुलर सिस्टम है और जो हमारी ग्रोथ है उस पे कार्य करता है, उसके निर्माण के लिए कार्य करता है। स्थूल व्यायाम के 5 अभ्यास है: रेखा गति, ऊर्ध्व गति, हृदय गति, ऊर्ध्व कूर्दन और सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि आपके इसमें है सिलेबस में, और ये है हाँ जी हृदय। मैम। हृदय गति। हृदय हाँ, गति। हृदय दो गति है। भी है दो। इसको। इसको इंजन दौड़ भी बोला जाता है। ठीक है। हृदय गति का नाम पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल टीचर, हृदय गति का दूसरा नाम क्या है, तो इंजन दौड़। और सर्वांग पुष्टि को सर्वांग पुष्टि क्यों कहा जाता है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग मतलब सारे अंगों को पुष्ट करता है, उनको मजबूत बनाता है, तो इसलिए इसको सर्वांग पुष्टि कहते हैं। इसे करवाया जाता है, इसका अभ्यास अच्छे से करिएगा। इसमें आने और जाने के तरीके में बहुत ध्यान रखिएगा। जो आप जाते हैं हाथ चेंज करते हैं, फिर उठ के आते हैं, उठ के आगे से नहीं आना है, पीछे से ही चेस्ट को फ्रंट की ओर लेकर फिर आना होता है। कुछ लोग गलत करते हैं अभ्यास, तो मार्क्स कटते हैं वहां पे। रेखा गति होती है, मतलब ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। रेखा गति का अभ्यास जो है, जैसे कुछ लोग चलते चलते गिर जाते हैं और मतलब उनका माइंड जो है जज नहीं कर पाता कि हम कैसे चल रहे हैं, घुटने मिलके उनके गिर जाते हैं, वो कुछ लोग खड़े खड़े भी गिर जाते हैं, तो रेखा गति उस चीज के लिए बहुत हेल्पफुल है।
अगर आप रेखा गति का अभ्यास अच्छे से करते हैं तो एक तो एकाग्रता बढ़ती है आपकी, कंसंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है रेखा गति से। और जैसे जैसे नए छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो चलते चलते गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या है, उनकी शरीर और माइंड को जोड़ता है रेखा गति। वो उसमें कार्य करता है कि आपका शरीर और माइंड एक साथ चले, ताकि आपको चलने में प्रॉब्लम ना हो, बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स ना हो। ऊर्ध्व गति होता है, ऊर्ध्व ऊर्ध्व अच्छा, ऊर्ध्व गति होता है स्ट्रेच करना होता है इस तरीके से हाथों को। तो ये आपके जो है चेस्ट एरिया के लिए अच्छा होता है। हृदय गति इंजन दौड़, रनिंग करनी होती है विद एक्सलेशन, जैसे हम कपालभाति में एक्सेल करते हैं उस तरीके से एक्सलेशन होती है। अच्छा, इसका ना ये भी पूछा जा सकता है कि इसे इंजन दौड़ क्यों क्या कहा जाता है? पता है किसी को क्यों इंजन दौड़ कहा जाता है इसे? मैम, जिस तरह से सांस लेते हैं हम लोग इसमें, जो हम्म। पोज बना के जो हम लोग की सांस की जो गति हाँ होती है, वो सुनते एक हैं। इंजन की भांति, मतलब एक जो सांस छोड़ने का जो प्रक्रिया है उसमें उस तरह से वो सुनता भी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जो फास्ट उसकी पेस्ड होती है। आवाज आती है ना, वो इंजन की तरह आती है, तो इसे इंजन दौड़ भी कहा जाता है। ठीक मैम है। वो भी रहता है ना कि जो रेल में वो जो जिसमें पहिए जॉइंट रहते हैं वो हमारे हाथ वैसे ही मूव करते हैं, तो शायद उसके कारण भी कहा जाता है। ये पूरा कनेक्टेड है। बता सकते हो, मेन श्वास वाला बताइए अगर पूछा जाता है तो। ठीक है, वो मेन पॉइंट है इसका। ओके मैम। ऊर्ध्व कूर्तन में जंप होती है, इसमें जंप की जाती है, नी प्रॉब्लम वालों को ये नहीं कराया जाता। सर्वांग पुष्टि का अभ्यास तो आप लोग कर ही रहे होंगे, तो करने के बाद फील भी होता होगा कि इससे क्या ही लाभ मिलता है। ये तो पूरा एडी से लेकर सर तक पूरा स्ट्रेच कर देता है अगर अच्छे से अभ्यास किया जाए तो। इसलिए मैम एक साइड दोनों साइड करने में ही मतलब हालत खराब हो जाती हाँ है। बिल्कुल, इसके 5 राउंड अगर आपने कर लिए तो ये बहुत फायदा देता है। आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी बढ़ती है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बढ़ती है, दूसरा स्ट्रेचिंग होती है एक एक मसल्स की। तो इसलिए इसको सर्वांग पुष्टि कहा जाता है। मैम, इसमें जैसे आप एक जनरल ओवरव्यू दे रहे हैं कि स्थूल व्यायाम में किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, तो एग्जाम में क्या ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ सर्वांग पुष्टि के 3 फायदे बताएं, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं आएगा ऐसा। अच्छा, ठीक। मुश्किल ही है ऐसा आना। इनसे जो कुछ क्वेश्चंस नीचे है इस वाली इसमें पीडीएफ में नीचे क्वेश्चंस हैं, उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। इससे क्वेश्चन जो है ना, आपके ये जर्नल क्वेश्चन ऐसे ना प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं जो बता रही हूँ और पूछ रही हूँ ना आपसे, ऐसे प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं। थ्योरी में तो थ्योरी का ही मैटर इतना है, वहां से पेपर आता है, इसमें से तो एक आध कोई क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। रक्त इसके जो बेनिफिट्स हैं, रक्त परिसंचरण और चयापचय की सुविधा को सुव्यवस्थित करता है, मतलब जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा है, और मेटाबॉलिज्म उसके लिए बहुत अच्छा है, ये उस पे सब पे कार्य करता है। लचीलापन बढ़ाना, ये तो है ही, एक सब में ही है, चाहे आप आसन ले लो या कोई भी ले लो। तो अगर आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है कि बेनिफिट बताओ, तो ये बेनिफिट नहीं बताना है कि लचीलापन बढ़ाता है, वो सबको पता है लचीलापन बढ़ता है योग अभ्यास से। ठीक है, उसके अलावा जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो बताइए, कुछ अलग बताइए उनको, जो उनको सुनने में भी अच्छा लगे, ताकि वो आपको मार्क्स देने में कतराए नहीं। न्यूरोपेशी समन्वय में सुधार लाता है, जो न्यूरोपेशीज होते हैं उनके लिए भी उनमें सुधार लगता है, जो आपके नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट होता है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि करता है, जैसे हम ऊर्ध्व गति जो मैंने बताया उससे एक्सपेंड होते हैं लंग्स, और आपके इसमें भी जो हृदय गति हम करते हैं वो भी कार्डियो एक्सरसाइज प्रैक्टिस है, उसके लिए वो भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। और आपकी ये सर्वांग पुष्टि वो भी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है। शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है, मतलब जो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक रक्षा करने के लिए जो
होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है। निष्कर्ष इसका है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में सूक्ष्म परिसंचरण में वृद्धि होती है। इसलिए ये आशा की जाती है कि ये अभ्यास रोगियों को तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क क्षेत्र में अधिक परिसंचरण प्राप्त करने और के अन्य भागों में लक्ष्य, मतलब ऑल ओवर ये है कि इन्हें करने से ब्लड जो है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके एक एक अंग में होता है, और माइंड उसके साथ काम कर रहा है, माइंड में भी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ये आपकी पूरी बॉडी पे कार्य करता है और ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अच्छा बनाता है। और जहां भी कहीं जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या आपको मसल्स में प्रॉब्लम है, तो ये उन्हें करने में बेनिफिशियल है। मान लीजिए जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है और बैक एक है, तो वो तो उनको हम आसन नहीं करा सकते, उनको हम सूक्ष्म व्यायाम कराएंगे। किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम है स्पाइन से रिलेटेड या नी से रिलेटेड, तो उन्हें आप सूर्य नमस्कार नहीं कराओगे, है ना। शुरू में आप क्या कराओगे उनको, धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। जब उनकी बॉडी धीरे धीरे खुलने लग जाएगी और इस लायक बन जाएगी कि हम इनको आगे का अभ्यास करा सकते हैं, कठिन अभ्यास की तरफ ले जा सकते हैं, तो हम धीरे धीरे इनको लेकर जाएंगे और अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट है इसी में सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार क्या होता है, जैसे कि आप लोग, कुछ लोग सूर्य नमस्कार सीख चुके हैं आपके बैच में और कुछ लोग सीखेंगे। तो सूर्य नमस्कार क्या है, एक प्रार्थना या प्राचीन प्रथा है, मतलब पुरानी प्रथा है सूर्य नमस्कार। जैसे कि हम जल चढ़ा के भी सूर्य नमस्कार करते हैं। हमारे इसमें सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसे हम जल चढ़ा के या मुद्राओं के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनसे बल बुद्धि विवेक की आशा करते हैं कि जैसा तेज सूर्य भगवान में है वैसा तेज हमें प्राप्त हो। जैसे वो पूरी पृथ्वी को रोशन कर रहे हैं, वैसे हम अपने विचार, अपने गुणों से अपने समाज को रोशन करें, अपने जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें रोशन करें, और हमें उनसे बल बुद्धि विवेक का की प्राप्ति हो। हम सभी अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय से करते हैं, मतलब हमारा दिन ही सूर्योदय के साथ होता है। यदि सूर्य नहीं निकले जिस दिन, तो बहुत ही बड़ी बड़ी प्रलय आ जाएगी। बिना सूर्य के दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि रात के समय तो सब सोते हैं। सूर्य ईश्वरीय इकाई है और हमारे दिन को ऊर्जावान रूप से शुरू करने के लिए अपनी किरणों को फैलाकर सबसे पहले हमारे पास आता है। वही सूर्य जो है, सूर्य की किरणें जब तक नहीं उगती है तब तक हम लोग नहीं उठते हैं, और उनकी किरणों के साथ ही हमारा दिन शुरू होता है। हमें एक ऊर्जा आती है कि नए दिन की शुरुआत है। हमारे सपने सब कुछ हम एक नए दिन से ही स्टार्ट, उन नए दिन के साथ ही पूरा कर सकते हैं। तो सूर्य हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। सूर्य नमस्कार का जो मंत्र है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्य तेजस तेषाम च जायते। ये हम प्रार्थना करने के लिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो प्रतिदिन सूर्य को प्रणाम करते हैं वे दीर्घायु, बुद्धि शक्ति, धन और वैभव को प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो लंबी आयु पाते हैं, बुद्धि पाते हैं और शक्ति पाते हैं, सूर्य जैसी धन और वैभव को भी प्राप्त प्राप्त करते हैं। अब इसमें जैसे हमारी ये जो महाभारत में कुंती जो दिखाई थी, उसमें उन्हें कुछ वरदान था, पुत्र वो जिससे मांगेंगी तो मिल जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव से पुत्र मांगा था। उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी सूर्यदेव से। तो ये बहुत ही प्राचीन प्रथा है कि सूर्यदेव से हमें ये सब चीजें प्राप्त होती है, बुद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है, धन मिलता है। अगर जीवन में कुछ परेशानी होती है तो हम सूर्यदेव से प्राप्त, क्योंकि सूर्यदेव जो है प्रत्यक्ष है हमारे सामने, है ना। उनके लिए हमें कोई कल्पना नहीं करनी है, वो प्रत्यक्ष है। हमें पता है सुबह सूर्यदेव आते हैं और शाम को सूर्यदेव
ढल जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आते हैं, तो वो प्रत्यक्ष है, उनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य नमस्कार दो शब्दों से बना है, सूर्य और नमस्कार। प्राचीन काल में सूर्य को एक दैनिक अनुष्ठान के रूप में पूजा जाता था, मतलब पुराने टाइम में जो है एक दैनिक अनुष्ठान मानते थे, सूर्य देव को अनुष्ठान के रूप में पूजा जाता था और पूजा अर्चना की जाती थी, क्योंकि ये आध्यात्मिक चेतना का एक शक्तिशाली प्रतीक प्रतीक है। मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनको बहुत माना जाता था, और साक्षात, मैंने जो कहा, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखते हैं, रोज आते हैं। इनके लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी कल्पना की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें हम रोज देखते हैं। और जिस दिन सूर्य, बरसात के दिनों में जब सूर्य नहीं निकलते हैं तो कितनी सारी बीमारियां फैलती हैं, हमारे कपड़ों में बदबू आने लगती है, हमारे घरों में बदबू आने लगती है, अनाज खराब होने लगता है। तो इस हिसाब, इन्हीं चीजों से लगा लीजिए कि सूर्य का क्या महत्व है। तो इसलिए प्राचीन काल में जो है लोग सूर्य देव को एक भगवान की तरह पूजते थे। वैसे हमारे सनातन धर्म में तो हर चीज को ही पूजा जाता है, ईश्वर का रूप बताया गया है कि कण कण में ईश्वर है। मैम, अनुष्ठान क्या होता है? अनुष्ठान का मीनिंग? अनुष्ठान का मतलब होता है जैसे कुछ, जैसे पूजा पाठ नहीं कराते हैं हम लोग, मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है हमारे घर में, तो हम कहते हैं कि हवन या वो करवाएंगे। तो इन्हीं थोड़े चीजों बड़े का लेवल पे पूजा अनुष्ठान, जो थोड़ा कराते हैं। मंत्रों का ओके। उच्चारण वगैरह होता है, तो अनुष्ठान कहलाता है वो। ओके मैम। योग की दृष्टि से यह इंगित करता है कि सूर्य नमस्कार व्यक्ति के प्रकृति और सौर पहलुओं पर जागृत करता है, और उच्च जागरूकता के विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण ऊर्जा को मुक्त करता है। सूर्य सौर मतलब सूर्य देव जो है, जैसे हमारा जो वो भी है, अपने राशियों का वो देखा होगा, जो हमारा सौर मंडल है उसमें सूर्य हर उस पे जाता है, तो उनको एक्टिवेट करता है। जैसे अगर राशि के हिसाब से भी देखा जाए तो सूर्य का बहुत महत्व होता है। ठीक है, और ये उच्च जागरूकता के विकास के लिए इसे महत्वपूर्ण ऊर्जा को मुक्त करता है। मतलब जो हमारी जागरूकता है, हमें उच्च उच्च लेवल की जागरूकता है जो आध्यात्मिक रूप से भी कार्य करता है, उसको मुक्त करता है सूर्य। सूर्य प्रणाम से ही हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 शारीरिक चरणों की एक श्रृंखला है। मतलब कितने स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में? 12, जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब तो किताबी ज्ञान था, जो मेन उसका क्वेश्चन आता है सूर्य नमस्कार में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 12 स्टेप होते हैं, 7 आसन होते हैं, 5 रिपीट होते हैं, 2 रिपीट नहीं होते हैं। इसे चाहे तो लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, 7 आसन होते हैं, 5 रिपीट होते हैं, 5 2 रिपीट नहीं होते हैं। कौन कौन से रिपीट नहीं होते हैं? भुजंगासन और अष्टांग नमस्कार रिपीट नहीं होता है। अब ये जो है, इधर आसनों के नाम हैं, जो जो आसन इसमें है। इधर श्वास की, कौन से आसन में कौन कैसी श्वास रखनी है, सेंटर वाली में। और जो थर्ड कॉलम है उसमें हर एक आसन का मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, जिन लोगों ने सीखा हुआ है उन्होंने, वो लोग मंत्र के साथ करते हैं। मैम, यस मैम। मंत्र याद कर लीजिएगा। मंत्र पूछे जाते हैं सीक्वेंस में, नहीं तो वैसे ही पूछे जाते हैं, बट मंत्र पूछे जाते हैं। पर कोई कोई टीचर अगर होते हैं जो कहते हैं सीक्वेंस में सुनाइए। ठीक है, मान लीजिए पूछ लिया हस्तोतानासन में कौन सा मंत्र है जाते समय वाले, तो ओम रवये नमः। प्रणाम आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, श्वास श्वास पर श्वास। ठीक है, और इधर पहला मंत्र होगा ओम मित्राय नमः। ये सब सूर्यदेव के नाम हैं। ठीक है,
सेकंड आसन है हस्तोत्तानासन, जिसमें श्वास रहेगी एक्सलेशन, एक्सेल होगा। इधर ये थोड़ा ना टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ। इधर एक्सेल होगा। मंत्र है ओम रवै नमः। मैम हस्तोत्थानासन में सॉरी, हस्तोत्तानासन, सॉरी मैम सॉरी, इनहेल होगा इधर शायद। इनहेलेशन। इनहेल होगा, हस्तोत्तान में जी। इनहेल होगा। ओम रवै नमः। एक्सेल होगा, मतलब इधर प्र आना चाहिए था, प्रश्वास। एक्सेल होगा ओम सूर्याय नमः। श्वास होती है इनहेलेशन, एक्सेलेशन होता है प्रश्वास योगिक लैंग्वेज में, ठीक है। अश्व संचालन में होगा श्वास मतलब इनहेलेशन ओम भानुवे नमः। पर्वतासन एक्सेल ओम खगाए नमः। अष्टांग नमस्कार इनहेल ओम पूषणे नमः। मैम भुजंग, नहीं, अष्टांग इधर इधर अष्टांग ये में रिपीट मिस्टेक है, मैं बताती हूँ। रिपीट करते हैं इधर ब्रेथ कुंभक को। आएगा, अष्टांग में कुंभक आएगा, मतलब होल्ड करना है आपको, एक्सेल करके होल्ड करना है ओम पूषणे नमः। भुजंग में इनहेलेशन होगा, क्योंकि बैकवर्ड बाइंडिंग आसन है। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। एक्सेल पर्वतासन ओम मारीच्य नमः। इनहेल अश्व संचालनासन ओम आदित्याय नमः। एक्सेल पादहस्तासन ओम सावित्रे नमः। इनहेल हस्ततानासन ओम अर्काय नमः। प्रणामासन नॉर्मल अभ्यास ओम भास्कराय नमः। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इधर मैं देख लूंगी इसकी वर्ड फाइल में जाके, कुंभक नीचे आ जाएगा और इनहेलेशन ऊपर, कुंभक ऊपर चला जाएगा, श्वास नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैम इसके बीज मंत्र भी हमको याद करने पड़ेंगे एग्जाम में, जैसे बीज वाइवा मंत्र में? पूछे आपके, शायद है नहीं सिलेबस में बीज मंत्र। अच्छा, कर ओके। लीजिए तो काम आ जाता है, ओके। ठीक है। अब इसमें ये जो है एक एक आसन के हिसाब से उनकी टेक्निक बता रखी है। दोनों हाथों को सिर के ऊपर से उठाए, सांस अंदर लेते हुए, धड़ को पीछे करते हुए। ये टेक्निक तो आप लोगों को पता ही है, पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। नीचे चलते हैं। अब देखो इधर लिखा है, यह आसन 5 की स्थिति की पुनरावृत्ति है, मतलब 5 आसनों की जो है, पर्वतासन तक जो है वो होते हैं, रिपीट होते हैं। और पैरों को सीधा रखें, नितंब को ऊपर उठाएं, बाजू को बीच में रखें, सांस भरते हुए अश्व संचालन पादहस्तासन, ये रिपीट हो रहे हैं। यह आधा राउंड है। आधा राउंड को पूरा करने के लिए हाथ को 12 पोजीशन के बाद छोड़ दें और दूसरी तरफ से यह स्टेप्स दोहराएं। सूर्य नमस्कार में जो है, हम पहले राइट लेग पीछे ले जाते हैं, फिर जो सेकंड राउंड होता है उसमें लेफ्ट लेग पीछे ले जाते हैं, तब जाके 24 स्टेप का एक राउंड माना जाता है। 12 की जो है हाफ साइकिल है, फिर हम 12 स्टेप और करते हैं, तब 1 राउंड होता है, ठीक है। अब जो है सूर्य नमस्कार में मॉडिफिकेशंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं आज के टाइम में, ठीक है। हर कोई अपने अपने, अब आप लोगों को कैसा सिखाया ये आपको पता होगा कि आपके इंस्टीट्यूट वाले कैसा सिखा रहे हैं। तो कई जगह ये होता है कि एक ही राउंड में वो दोनों पैरों से करा देते हैं, है ना। जैसे जो लेग पीछे ले गए हैं वही लेग आगे लाके, तो क्या होता है, दूसरे लेग से स्ट्रेच हो जाता है। पर जो मोरारजी देसाई के अनुसार होता है, दोनों लेग से अलग अलग करवाया जाता है। अलग 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 2 राउंड होते हैं, दोनों राउंड में अलग अलग पैर ले जाया जाता है, तब जाके एक राउंड माना जाता है, एक चक्र माना जाता है, मतलब वो लोग 24 स्टेप का एक राउंड मानते हैं, और होता भी यही है, 24 स्टेप का एक राउंड होता है। मैम तो जैसे कहा जाता है कि एक बार में या तो 3 करने चाहिए, मतलब जो बिगनर्स होते हैं, किसने तो कहा है ऐसा? वो बुक में लिखा हुआ है मैम। वो मतलब उन्होंने, स्टार्टिंग जो बिगनर्स के लिए या तो 3 करे या 5 करे या 11 करे, 21, 51 ऐसे करके मेंशन किया हुआ है।
वो तो तो वो देखो उन्होंने थोड़ा सा मैटर बढ़ाने के लिए लिख दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अरे बताइए। ओके। तो मैम जैसे अगर एक राउंड जैसे जैसे उन्होंने 3 राउंड फॉर एग्जाम्पल मेंशन किया है, तो एक राउंड हमारा मिनिमम हो राइट या सकता है लेफ्ट उन्होंने साथ लिखा हो बन कि जाए। 3 राउंड करो मिनिमम। हाँ हाँ मैम, मिनिमम ही। मिनिमम 3 राउंड कीजिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। देखिए वैसे भी हर अभ्यास थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करते हैं ना। कोई कोई तो पूरा मैम पूरे एक्चुअली 12 स्टेप भी नहीं सिखाता एक दिन में। हाँ तो एक्चुअली अगर मैम वो हम तो एक एक पैर राउंड ले रहे होएगा, हैं, और राइट और लेफ्ट को मिला के एक राउंड होएगा। मैं समझी नहीं आपका अब क्वेश्चन, फिर से बोलिए। मतलब मैम आपने जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल सोच रही हूँ कि मेरे को 3 राउंड्स करने हैं सूर्य नमस्कार के, तो 3 राउंड तीन राउंड मतलब आपको 6 स्टेप टाइम। कर 6 राउंड हाँ करने होंगे। हाँ मैम, वही मैं पूछ रही 6 हूँ। करने होंगे, मतलब 24 24 के 3 राउंड, 24 स्टेप का एक राउंड। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। प्रीति जी आप भी यही पूछ रहे थे। हाँ मैम वही पूछ रही थी कि अभी आप अगर बोल रहे हो कि एक ही पैर लेना है, वही पैर तो 3 राउंड कैसे, मतलब वो हमको 6 राउंड करना है, फिर वो हमारे 3 राउंड कंप्लीट। बिल्कुल, मैंने बताया कि यस, 24 स्टेप का एक राउंड। एक राउंड, ठीक ओके। है। पैर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इसमें, उसी में गड़बड़ होता है और तो किसी में गड़बड़ नहीं होता। और एक जैसे पूछा जाता है कि अष्टांग नमस्कार की श्वास क्या होती है, तो कुंभक होता है उस टाइम पे। ठीक है। सूर्य नमस्कार के लाभ क्या है, यह है सूर्य नमस्कार का अभ्यास सभी प्रकार की बासी हवा से के फेफड़ों को पूरी तरह से खाली कर देता है और उन्हें ताजी, स्वच्छ और ऑक्सीजन युक्त बना देता है। मतलब सूर्य नमस्कार जो है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है आपके अंदर। ठीक है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है, मतलब जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ के उन्मूलन में तेजी आती है। मतलब जो वेस्ट वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, वो चाहे ब्लड में हो या कहीं भी, उसको बाहर निकालने में सहायक होता है, बाहर निकाल देता है स्वेट के थ्रू। मतलब पसीना आता है तो स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकलता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी कार्य करता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी हटाने के लिए लाभदायक होता है। पूरे सेल में ताजा ऑक्सीजन से, मतलब सेल्स जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। नतीजन रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया, मतलब वही है ऑल ओवर, इसका यह है कि ब्लड सर्कुलेशन पे कार्य करता है, उसको बढ़ा देता है। सूर्य नमस्कार का वैकल्पिक स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिव बल पेट के सभी विसरा को अच्छी तरह से मालिश करके पूरे पाचन तंत्र को टोन करता है। मतलब जो स्ट्रेचिंग हम करते हैं उसमें पर्वत आसन में और भुजंग आसन में, सूर्य नमस्कार में पर्वत के बाद भुजंग करते हैं, भुजंग के बाद फिर से हम पर्वत में जाते हैं। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के उसको पुष्ट करता है, उसको हेल्दी बनाता है। तो इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। स्वस्थ भूख को बढ़ा, मतलब अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये पश्चिमोत्तानासन के में पूछा जाता है, मैं को याद आ गया तो मैं बता देती हूँ कि पश्चिमोत्तानासन का एक मेन बेनिफिट होता है। कोई बताइए मुझे क्या होता है मेन बेनिफिट। स्पाइन स्ट्रेच। स्पाइन स्ट्रेच का तो वो आसन ही है। अच्छा। पश्चिमोत्तानासन आपकी जठर अग्नि, डाइजेशन। हाँ जठराग्नि प्रदीप्त करता है। मतलब जठरा की जो अग्नि है जो आपका फूड को डाइजेस्ट करने के लिए होती है, अग्नि जैसे अग्नियां बताई गई है ना। अगर आप शायद आपके सिलेबस में है नहीं तो अग्नि हमने पढ़ाई नहीं है। अग्नि होती है हमारी बॉडी में कुछ, तो एक अग्नि होती है जठर अग्नि, जो पेट की अग्नि होती है, वो हमारे क्या है फूड को जलाने में, उसे पचाने में कार्य करती है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे स्टमक के लिए, उसे बोलते हैं जठर अग्नि, उसको प्रदीप्त करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। तो ये भी यही बता रहा है कि पेट की जो पाचन अग्नि को भी बढ़ाता है। पाचन अग्नि कौन सी है, जठर अग्नि है। जठर माने पेट होता है,
मतलब पेट की अग्नि, जठर अग्नि, इसको बढ़ाता है, जिससे भोजन इजीली पचता है। और आपकी बॉडी को, जैसे सर ने अभी आपकी क्लास, लास्ट क्लास जो ली थी, उसमें बताया था कि जो मेन जूसेस होते हैं वो खींच लेता है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देता है। तो ये वही है आपके जो है, जितने भी पोषक तत्व आप ले रहे हो उनको अच्छे से आपकी बॉडी में कहाँ किस चीज की जरूरत है उसको फुलफिल करता है, सिर्फ इसके अभ्यास से। क्योंकि इस ये जब हम अभ्यास करते हैं तब हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उन तक अच्छे से पहुंच रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जा रही है, तो वो पूरी बॉडी पे कार्य करता है। ये ताजा ऑक्सीजन की जगह फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है और मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाकर मस्तिष्क स्पष्ट को बढ़ाता है। शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपकी विल पावर तो बढ़ेगी और सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हमारा स्टेमिना बहुत अच्छा बिल्ड होता है, स्टेमिना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मसल स्ट्रांग होती है, बोन स्ट्रांग होती है, पूरी जो है बॉडी में शक्ति बढ़ा देता है, पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार को, अतिरिक्त वसा को हटाता है। मतलब जब रक्त परिसंचरण आपका जो ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो क्या है, फैट को भी बर्न करेगा, और ये मोटापे, ओबेसिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि बहुत मोटे लोग इसे करने में थोड़े मतलब असुविधा होती है, पर धीरे धीरे अभ्यास से थोड़ा मॉडिफाई करके अगर उन्हें कराया जाए तो धीरे धीरे वो प्रॉपर करने के लायक भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मोटे लोग बहुत अच्छा करते हैं, पर किसी को अगर जोड़ों की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, क्योंकि वजन के कारण सबसे पहले हमारे घुटने और लोअर बैक में पेन आता है, क्योंकि सारा वजन उन्हीं दोनों पे आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे एंकल तक वजन वेट जाता है, तो पेन बढ़ जाता है, तो उन्हें सूर्य नमस्कार करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। पर धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आप, जैसे टीचर टीचिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार वगैरह सिखाएंगे, तो उन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कराइए, ताकि वो जब उन्हें अभ्यास हो जाएगा अच्छा तो वो आगे पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। मैम, जिसको लोअर बैक पेन है और वर्टिगो है, वो कभी नहीं कर सकते हैं कि धीरे धीरे कर सकते हैं? मतलब नहीं, वो मुझे है। टेक्निक थोड़ी सी अलग होएगी। अच्छा। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो 90 तक ही करें, अच्छा। और पादहस्तासन में जा रहे हैं तो नी बेंड करके तब हाथ नीचे रखें, है ना, कमर को ना खींचे उसमें। तो वो एक टेक्निक होती है कराने की। नी प्रॉब्लम और हाई बीपी जिनको स्टंट डले होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। स्टंट जिन्हें डले हैं ना, जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सूर्य नमस्कार कभी नहीं कराना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो आपको क्लियर बोलना है आप करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगी इसको। क्योंकि क्या होता है, कुछ मतलब आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी आ सकते हैं, अगर हम जर्नल क्लास लेते हैं बाहर लोगों को सिखाने के, सिर्फ है मतलब सेंटर्स जो चलते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, योगा क्लास चलती है, उसमें कुछ लोग क्या होता है, जब ग्रुप क्लास होती है तो देख के उनका मन करने लग जाता है, वो कहते हैं मैडम हमें दिक्कत तो है नहीं, हम कर लेते हैं, क्या परेशानी है। पर नहीं, स्टंट वाले बंदे को कभी रिस्क नहीं लेना, उनकी तबीयत तुरंत खराब हो जाएगी और वो पूरा ब्लेम आप पे डाल देंगे, वो अपनी गलती नहीं बताएंगे कि, क्योंकि बोला यही जाएगा आप तो टीचर थे, आपने क्यों करने दिया। तो कभी रिस्क नहीं लेना, उन्हें नहीं करवाना है। ठीक है। मैम ज्यादातर आसन ऐसे हैं जिसमें बीपी, हाई बीपी को नहीं करना होता है, तो जिसको उसका हो। काउंटर करवाओ ना आप, काउंटर कराओ। और हाई बीपी वाले, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर आसन ऐसे है, नहीं, ये नहीं मैं कहूंगी। उनको श्वास नहीं रुकवाना है, मेन जो चीज याद रखनी होती है हाई बीपी वालों को, कभी भी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करवानी है, और रिग्रेस प्रैक्टिसेस नहीं करवानी है। मान लीजिए जैसे इंजन दौड़ हो गई, इंजन दौड़ उन्हें मत कराइए, उन्हें बोलिए आराम से वॉक कीजिए। वो तो सब दिमाग, देखो जब आप टीचिंग करते हो, योग सिखाते हैं, तो अपना माइंड अपने हिसाब से यूज करना पड़ता है, कि खुद पे अप्लाई करिए कि कहाँ पे क्या स्ट्रेच आ रहा है, अगर मैं इस पेशेंट को ये कराऊंगी उसको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अपने आप पे फील करनी होती है चीजें।
जब आप अपने ऊपर फील करके अभ्यास करते हो ना, तब आप अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे। आपसे गलतियां होने की बहुत कम गुंजाइश होगी। गलतियां हो जाती है, कभी कभी बाई चांस हो जाती है, 100 में से एक बंदे को हो सकता है आपके अभ्यास से प्रॉब्लम हो जाए, बट 99 को नहीं होगी। मैंने बहुत काम किया है इस फील्ड में, 8-9 साल लगाए हैं, और लगातार काम किया है। 6-6 घंटे में क्लास एक साथ ले लेती थी, इतना मेरा स्टेमिना बना हुआ था क्लास लेने का। तो बहुत ही कम लोगों को, मुझे नहीं याद कि मेरे अभ्यास से किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, या किसी ने मेरी बाहर काउंटर पे जाके शिकायत करी होगी कि मैडम के इस अभ्यास से मेरे को ये परेशानी होगी। बहुत ज्यादा सजगता, और उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के फील करके अगर आप कराओगे तो कभी आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है। हर चीज कभी उनको ये बोलो एक तो दूसरे को देख के ना करें। हर सबकी बॉडी अलग है, सबको अपनी बॉडी के हिसाब से अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाइए अपना अभ्यास। मान लीजिए एक बहुत फ्लेक्सिबल बंदा कर रहा है और एक बहुत स्टिफ बंदा कर रहा है, तो जो स्टिफ होता है उसे लगता है कि मैं इसकी जैसे करूं, बहुत खींच देते हैं अपने आप को, तो अगले दिन क्लास में आने लायक ही नहीं होते हो। तो उनको सबसे पहले डिफरेंस समझाना है आपको कि नहीं, सूर्य नमस्कार एक दिन में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 महीने में होगा, 1 महीने में करो। जरूरी नहीं है कि 10 राउंड आपको एक ही दिन में करने हैं। 2 राउंड से स्टार्ट करो, 3 राउंड से स्टार्ट करो, करो पर। ठीक है। छुड़वाना नहीं है, बट जिनको मेजर प्रॉब्लम है उनको सूर्य नमस्कार की अनुमति नहीं देनी है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में पावर लगती है और पूरी बॉडी यूज होती है। तो हाई बीपी और घुटनों की प्रॉब्लम हो, किसी को नी रिप्लेसमेंट हो, उनको भी सूर्य नमस्कार बिल्कुल नहीं करवाना, बिल्कुल भी नहीं करवाना कभी भी। सूर्य नमस्कार और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम दोनों ही अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों ही समग्र विकास और स्वास्थ्य और कल्याण के उत्थान के लिए उपयोगी है। ये सब हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सूर्य नमस्कार सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम की तरह ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सभी पहलुओं पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये एक तो अध्यात्म से जुड़ा है। सूर्य नमस्कार जो मैं हमने पहले ही बात की थी, प्राचीन उसमें सूर्य देव को पूजा जाता था। अब हम क्या है, मुद्राओं के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये आध्यात्मिक रूप से भी आप जुड़ा है, मानसिक रूप क्योंकि श्वास के साथ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो मानसिक तौर पे भी ये इफेक्ट कर रहा है। और सूक्ष्म व्यायाम मानसिक तौर पे, क्योंकि हम श्वास के साथ करते हैं सारे सूक्ष्म व्यायाम, तो इसलिए मन पे हमारे बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारा मन एकाग्र रहता है, इधर उधर नहीं भटकता है। और शारीरिक रूप पे तो कार्य कर ही रहा है। सूर्य नमस्कार के अलावा यौगिक सूक्ष्म व्यायाम शरीर के कुछ विशिष्ट हिस्सों पर भी काम करता है, जो समग्र रूप से इसे एक सर्वांगीण अभ्यास है। ये एक संपूर्ण अभ्यास, इन दोनों को संपूर्ण अभ्यास बोला जाता है। क्योंकि सूर्य नमस्कार में देखिए, श्वास भी है, मंत्र भी है, और बीज बिन जो उसके वो है बीज मंत्र, उन पे भी ध्यान लगाए, उसमें ध्यान भी है। तो इसे सर्वांग वो भी बोला जाता है अभ्यास। सूर्य नमस्कार को और सूक्ष्म व्यायाम में भी को भी सर्वांग अभ्यास बोला जाता है, क्योंकि पूरे अंग, पूरे शरीर पर कार्य करता है। इसलिए दोनों अभ्यास अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास के अच्छे, बहुत अच्छे और उपयोगी है। मतलब ये दोनों ही अभ्यास हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अगर कोई समस्या हो गई है शारीरिक रूप से और हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो उसे अवॉइड कीजिए, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे अभ्यास है जो हम हाई बीपी वालों को, नी प्रॉब्लम वालों को, बैक एक वालों को करा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि उनको फायदा मिले, फिर सूर्य नमस्कार पे ला सकते हैं। तो ये प्रश्न है, स्थूल व्यायाम की कुल संख्या कितनी है? मैंने बताई थी 5 है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के लेखक कौन थे? स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। इंडियन दौड़ का मूल ई के रूप में जाना जाता है, हृदय गति के रूप में, मतलब जो दूसरा नाम है वो हृदय गति है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो उसके सूर्य नमस्कार के आसनों की संख्या पूछी जाएगी,
स्टेप्स पूछे जाते हैं, और रिपीटेशन कितने आसनों की होती है और कितने आसनों की नहीं होती है। ये कुछ छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन सूर्य नमस्कार से निकलते हैं। और मंत्र पूछे जाते हैं, ऐसे बोल देंगे कोई भी 5 मंत्र सुनाइए, या पूरे 12 सुनाइए, या 2 ही सुनाइए, या सीक्वेंस में सुनाइए। तो आप लोग को ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करवाया जाएगा, तो उसके अभ्यास की भी प्रैक्टिस कीजिए। 1 राउंड अभ्यास करवाया जाता है वहां पे प्रैक्टिकल में। तो अब कोई आप लोग का प्रश्न है तो आप लोग पूछ मैम सकते हैं। मैम जैसे कि हम लोग योगासन करते हैं तो उसमें ब्रीदिंग पर बहुत फोकस किया जाता है। तो एक तो आपने बोला कि हमारा थोड़ा सा माइंड पूरा फोकस्ड रहता है बॉडी पर। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनहेल एक्सेल के? इनहेल एक्सेल के बेनिफिट्स ये हैं कि अब जब आसन या कोई भी आसन के अभ्यास, साथ में, हाँ आसन के साथ हाँ, में। इनहेल के साथ करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाती है। और जब वो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो आपके एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है, और जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा होता है। आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अभी क्या है, ओके। हम लोग बहुत छोटी ही सांस लेते हैं, हमारे लंग्स तक पूरी ऑक्सीजन जाती नहीं है। जब पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती तो धीरे धीरे लंग्स क्या है, नीचे से गलना चालू हो जाते हैं, मतलब उनमें सड़न सी आ जाती है। तो लंग्स में भी ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि पूरे लंग्स में ऑक्सीजन जाए। इसलिए इनहेल एक्सेल के साथ आप लोगों को अभ्यास कराया जाता है। ओके मैम, वन क्वेश्चन इज मोर। हम्म। जब हम लोग ये इनहेल एक्सेल करते हैं तो नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो इनहेल और एक्सेल में सूक्ष्म व्यायाम के साथ में भी पर्टिकुलर फॉलो अप देना होगा ना? हाँ बिल्कुल, जब आप एक कमांड दे रहे हैं कहीं भी, हम्म। तो आपको एक इनहेल एक्सेल उसमें मेंशन करिए। बेशक तो फर्स्ट डे। नॉर्मली इनहेल एक्सेल का जो कंसेप्ट है वो यही है ना कि जब हम अपने आर्म्स को या चेस्ट को दूर कर रहे हैं तो इनहेल ही होगा, इनहेल देखिए, जब हम कंसेप्ट क्लोज कर नहीं, रहे हैं ये तो नहीं एक्सेल है। होगा। कंसेप्ट ये है कि जहां भी आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं वहां इनहेलेशन है, और जहां लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां एक्सलेशन है। ये कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है, ठीक जैसे है। बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं हम, तो एक्सपेंड करो। इनहेलेशन के साथ। हम्म। फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं तो हम्म। एक्सलेशन के साथ। अब साइड बेंडिंग कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन हो रहा है साइड बेंडिंग में, तो भी हम्म। इनहेल। वापस आ रहे हैं तो एक्सेल। एक्सेल। ठीक है। फोर फोर मतलब सॉरी, हमें फोर। जब हम जाएंगे, जाते समय एक्सेल, फिर आसन में जब होल्ड करना है तब नॉर्मल ब्रेथ होती है। और आसन की आसन में होल्डिंग। होल्डिंग का कुछ रोल है क्या? प्राणायाम में तो चलो डेफिनेटली है ही है। नहीं, आसन आसन में? में श्वास होल्ड नहीं करते हैं, गिर जाओगे आप। हाँ वही ना, ऑक्सीजन तो चक्कर नहीं आ निकलना जाएंगे चाहिए। आपको, गिर जाओगे। तो आसन में कभी भी होल्ड नहीं लेकिन जब हम करते। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उसमें तो करवाते हैं ना वो लोग जो होल्डिंग। सूक्ष्म व्यायाम होल्ड होते ही नहीं है। बहुत कम, एक आध कोई सूक्ष्म व्यायाम होगा जिसमें होल्डिंग होगी, बाकी होल्डिंग नहीं होती है। लेकिन मैम सूक्ष्म व्यायाम में तो करवाया है, जब हमने फाउंडेशन किया था तो उसमें वो लोग होल्ड करवाते थे कुछ कौन एक सी में, सब जगह? में एक नहीं। तो कटी की एक क्रिया है, ये वाली तीसरी क्रिया, इसमें होल्डिंग है। हम्म। ठीक है। और पूर्ण किस भुजबल में, मैम। और एक तो कपोल शक्ति विकासक में होल्डिंग है, तो उसमें कुंभक है इसलिए होल्डिंग है। मैम पूर्ण भुजबली में भी होल्डिंग है। भुजापली हाँ, में, हाँ मुझे अभी याद पूर्ण आया। भुजा में श्वास को होल्ड करना है। पर अगर किसी को श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम बट है, कंपल्सन तो नहीं उन्हें है ना यहाँ पर? नॉर्मल श्वास में बताया गया है। नॉर्मल पर्सन्स के लिए होल्ड करके, होल्डिंग में आप जितनी बार श्वास ले सकते हैं, हैंड मूवमेंट कर सकते हैं उतनी बार हैंड मूवमेंट करनी है, और एक्सेल करना है। और भुजबल उसमें भी है, स्कंद शक्ति विकासक में भी है। श्वास को होल्ड करके चिन लॉक लगा के फिर कंधों को ऊपर नीचे करके बताया है। तो कुछ 2-4 उसमें ही है जिसमें श्वास को रोकना बताया है, बाकी सब में मूवमेंट है, तो मूवमेंट बट के मैम साथ वो भी ही एक्सेल ऑप्शनल है और ना, इनहेल बताया है। कंपल्सरी तो नहीं है ना वहां पर भी इस नहीं कंसेप्ट नहीं का? नहीं, देखिए अगर आप नॉर्मल हो, कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो आप होल्डिंग के साथ करिए, अदरवाइज नॉर्मल ब्रीदिंग में कीजिए। ठीक है। ओके। पर जब आपको पूछा जाएगा
कि इसमें श्वास की क्या स्थिति है। तो आपको श्वास की स्थिति वही बतानी है जो किताब में बताई गई है। आपको अपने हिसाब से श्वास की स्थिति नहीं बतानी। मान लीजिए कोई किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तो होल्डिंग के साथ करेगा ही नहीं। जो पूर्ण भुजा शक्ति विकासक है वो नॉर्मल श्वास में करेगा। उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पूर्ण भुजा शक्ति विकासक में श्वास की क्या स्थिति होती है। तो उनको ये नहीं बताना कि श्वास नॉर्मल रहेगी और हैंड मूवमेंट होगी, नहीं। श्वास की स्थिति होती है श्वास रोकना है, रिटेन करना है, रिटेंशन में जितनी बार आप मूवमेंट कर सकते हैं मूवमेंट कीजिए, फिर एक्सेल करना है। ठीक है, उन्हें सटीक आंसर देना है। मैम आपने जो स्कंद वाला बताया है वो उसे हम शोल्डर श्रग्स जिसे कहते हैं, हाँ मुट्ठी बना के क्यों पर मैम उसे मेंटेन हाँ, करना है। इसमें श्वास रुकना ही है, रुकेगा। नहीं, अच्छा। इनहेल करके चिन लॉक लगेगा, फिर शोल्डर्स अप डाउन होंगे इसमें। तो मैम चिन लॉक तो जालंधर बंद हो गया ना। हाँ, चिन लॉक हमारे इसलिए को लगा। तो ऐसे नहीं सिखाया है देखिए मैम। बंध का मतलब क्या होता है। बंध, बंध है हमारा टॉपिक, तब बताया जाएगा। अच्छा बंध अच्छा। जो है, जैसे कहीं पानी का बहाव होता है तेज, तो वहां पे पानी को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाता है, बांध बनाए जाते हैं। हम्म, पानी को रोका जाता है ना, ताकि तेजी से पानी ना आए। तो बंद जो है, जैसे हमने इनहेल कर लिया तो बंद लगा दिया, अब क्या है, वो ऑक्सीजन हमारा बाहर नहीं आएगा। वो ऑक्सीजन पूरा काम करेगा, जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है इनहेलेशन के साथ वो पूरा काम करेगा ब्लड में मिलकर। फिर आप गर्दन सीधी करेंगे, एक्सलेशन करेंगे। ये होता है, श्वास को रोकना होता है बंद का, जालंधर बंद का काम। और जब इसे और मैम रोकते जब हैं, वो वापस आ इनका रहा है। बेनिफिट आ जाता है कि थायराइड ग्लैंड्स पे काम करता हम्म, है। थायराइड, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और जब हम गर्दन सीधी करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाता है। और कोई भी गंदगी जब साफ करनी होती है, आप तेजी से पानी फेंकेंगे तो वो गंदगी पानी के साथ बह जाएगी। तो जब ब्लड तेजी से आता है तो जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो खुल जाती हैं, और वो पार्ट अपना अच्छे से कार्य करता है। आसन में होल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट यही है। तो हम मतलब मैम आसन इसमें होल्ड भी करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही काम हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है, तो फिर अब। मैम, हाँ। मैम एक रिक्वेस्ट थी। हम्म मैम अभी तक तो हम लोग 1.9 तक थ्योरी कर चुके हैं मैम। अगर हो सकेगा तो उसका जैसा भी आप आज थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चंस बोल रहे थे ना, तो हम्म। अगर आप क्वेश्चंस हम लोग को गाइड कर दे कि थ्योरी, क्योंकि थ्योरी बहुत वास्ट है मैम, देख, सिलेबस के हिसाब से बहुत मैं वास्ट है। कोशिश करती हूँ हर टॉपिक का ना उसी क्लास में ही बता दूं कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं। हाँ, वो क्योंकि तो मुझे नोट भी कर बार लिया। बार पीछे टॉपिक पे जाना, देखना कि उसमें से क्या क्वेश्चन हम्म बनेगा, तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है ना। हम्म। और हम समय इतना ही मैं दे पाती हूँ जो क्लास होती है, क्योंकि पूरे दिन में और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, आप लोग भी बिजी रहते होगे इस। हम्म। तो थोड़ा जब मैं बताती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा, या तो आप लोग लिख लिया कीजिए, सिर्फ आंसर ही लिख लीजिए। तो हम्म। क्वेश्चन जब आप वो पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा जब रिवाइज करेंगे। हाँ, बाकी मोटा का मोटी लिख लास्ट लिया है। में मैं देख लूंगी जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मतलब कोर्स ठीक है मतलब मैम। जब इस थ्योरी कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं देख लूंगी कि किस किस में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं बना के आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। हाँ, थैंक यू और हम मैम। डिस्कस भी कर सकते हैं उसको फिर क्लास में। पूजा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। यस मैम। सूर्य नमस्कार के बारे में आपने क्या बोला था, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? आप सूर्य रिपीट करेंगे नमस्कार के प्लीज? टोटल आसन, कितने आसन हैं उसमें। पहले तो स्टेप कितने हैं, 12 स्टेप है। टोटल आसन है 7, जिसमें से 5 रिपीट होते हैं, 2 रिपीट नहीं होते हैं। तो जो 2 रिपीट नहीं होते हैं वो अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन। बाकी अच्छा, तो अगर ये सारे क्वेश्चन, रिपीट होते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ अगर बोलिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि कितने आसन होते हैं, तो 12 बताने या 7 बताने?
7 आसन होते हैं, स्टेप 12 12 ही होते बताएंगे? हैं। हाँ नहीं, आसन 7 होते हैं, अच्छा। स्टेप 12 होते हैं इसमें। ओके। आसन तो 7 ही है। अच्छा, ऐसे आप बताएंगे एक उसको। आसन को 2 बार नहीं गिन सकते ना। हाँ। प्रणाम आसन तो राइट राइट प्रणाम राइट। आसन ही राइट, रहेगा ना। ओके। पर्वतासन पर्वतासन ही रहेगा। तो उसको आप दूसरा नाम देके तो भी और काउंट मंत्र? कर सकते हैं। मंत्र सबके अलग अलग हैं, मंत्र ओके। 12 होते हैं। वो 12 राइट मंत्र आपको याद करने राइट। पड़ेंगे। यस, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इस पोस्चर, सपोज प्रणाम आसन के लिए कौन सा मंत्र है? हाँ बिल्कुल। इस टाइप का भी कंसिडर कर सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस पे आ सकता है, अष्टांग अच्छा। नमस्कार नमस्कार पे कौन सा मंत्र है। भुजंग, अब क्योंकि प्रणाम आसन अच्छा। कौन सा वाला आप कह रहे हो, स्टार्टिंग वाला या एंड वाला। अच्छा, तो ओके। ये थोड़ा क्वेश्चन में ओके ओके समझाना ओके। डिफिकल्ट हो गॉट इट। जाएगा ना। तो हम्म। इसलिए जिन पे से जो रिपीट नहीं होते उनसे रिलेटेड आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। या तो प्रैक्टिकल टीचर ओके। पूछ लेगा कि जब हम लौटते समय पादहस्तासन कर रहे हैं तो उसमें कौन सा मंत्र आएगा, क्योंकि वो क्या है सामने है आपके। वो क्वेश्चन आपको समझा सकता है, पर जो लिखा हुआ आ रहा है वो आपको कैसे समझाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल ही आता है। मंत्रों की संख्या आ जाएगी, और हो सकता है कुछ। और ये कितने मार्क्स के होंगे सूर्य नमस्कार के ऊपर क्वेश्चंस? ये तो ऐसे कुछ कितने मार्क्स के बोल होंगे? नहीं सकते कि एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ जाए। अच्छा। एक क्वेश्चन आ जाए, 2 नहीं, क्वेश्चन आ जाए। मार्क्स। मार्क्स तो आपका कितने, ओके। 75 मार्क्स का होता है, कितने 80 मार्क्स का होता है थ्योरी एग्जाम। मैम 60 60 60 मार्क्स का प्लस होगा। 140 का प्रैक्टिकल 60 है। मार्क्स का होगा तो 60 तो आपके वही दे रखे मेरे ख्याल से। 45 तो आपके टॉपिक ही हैं जो हम करवा रहे हैं, है ना। 3 यूनिट है ना। 3 यूनिट में एक ओके। में 15 15 है। तो एक एक क्वेश्चन तो आएगा, कुछ जो थ्योरी के मेन वो है उसमें से 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए 2 3 क्वेश्चन आपके एनाटॉमी में से आ जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एनाटॉमी में से। ठीक है, और हठ योग में से आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। इनसे तो एक आधी, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल की चीजें है ना, तो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। वाइवे में ज्यादा पूछे जाते मैम वो तो डिस्क्राइब्ड है कि इंट्रोडक्शन टू योगा उस पे 20 मार्क्स है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट उन पे 20 मार्क्स है, और एनाटॉमी का पोर्शन भी 20 मार्क्स है। हैं। हाँ ऐसे डिस्क्राइब किया हुआ है। किया हुआ एनाटॉमी पे 20, हाँ दिया हुआ है वहाँ पे सिलेबस में। है। जो हाँ तीनों है ना उन पे 20 20 मार्क्स आने वाले हैं, जो 15 15 है सेक्शंस में जो डिवाइड किए हुए तीनों यूनिट्स, उसमें से 20 20 मार्क्स आएंगे एक एक के। हाँ, एक में से 20 क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट में से 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन। हाँ, अब उसे डिवाइड करना ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। देखो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से किसने तैयार करा है, उसकी मेंटालिटी उस टाइम क्या चल रही है। क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर 2 3 लोग मिलकर तैयार करते हैं, अलग अलग लिए जाते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट होते हैं। तो सेलेक्ट करने वाले का दिमाग कैसा चल रहा है और क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग कैसा चल रहा है, तो वो उन चीजों पे डिपेंड करता है। ये तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो हम एक्सपीरियंस से बता देते हैं, इतने टाइम से जो पेपर आ रहे हैं एक्सपीरियंस से, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। मैम हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त, चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, चित्त विक्षेपा, चित्त प्रसादनम ये एंड करवाएंगे, रिलेशनशिप ये अवेयरनेस। उसके अकॉर्डिंग है, महर्षि पतंजलि के अनुसार होगा ये। हाँ मैम, पर आपने चित्त प्रसादनम तो पढ़ा दिया है। पढ़ाया, एक बार और उसे डिस्कस कर लेंगे। मैत्री करुणा मुदिता वाला है ना, इसमें चित्त प्रसादन में हाँ आएगा। यस मैम। मैत्री हाँ करुणा मुदिता आएगा, कोई नहीं, एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैत्री करुणा मुदिता पेक्षा नाम, इस तरह से मैम अगर ऐसा मैंने पूछे तुरंत कि बता दिया। सूर्य नमस्कार किस ग्रंथ से आया है तो फिर? नहीं, ऐसा किसी ग्रंथ में सूर्य नमस्कार का वर्णन है नहीं। मैम, कोई अगर सॉलिड होता तो ग्रंथ। ये नोट्स में लिखा होता।
मैम मैंने क्योंकि कहीं पढ़ा था, सौर्य ग्रंथ से मिला है ये, सूर्य कहाँ से? ग्रंथ। सौर्य ग्रंथ। मैम सौर्य ग्रंथ से? वो तो सौर्य ग्रंथ वो सूर्य से उन्होंने अंदाजा लगा के हो सकता है, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा है। और मैंने इस बारे में सर से भी डिस्कस किया था, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने कहा मुझे बताना है तो बताइए। तो सर ने कहा कि ऐसा कोई ग्रंथ से नहीं है, बस कुछ दंत कथाओं के हिसाब से सूर्य नमस्कार का वो करते हैं। तो इसलिए इसमें मेंशन है कि प्राचीन समय से की का अभ्यास है ये, जो लोग पहले सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए करते थे, अनुष्ठान वगैरह करके। और अब आधुनिक युग में करते हैं, मुद्राओं के माध्यम से जल चढ़ा के। ये है। मैम एक चीज पूछना था, आपने मैम जो अब तक चैप्टर्स कराए हैं उसमें आपने कहीं कहीं पे रेफरेंसेस दिए हैं पतंजलि योगा सूत्र के, कहीं पे भगवत गीता के, तो मैम जो जो सिलेक्टेड एक्सर्प्ट्स हैं जो आपने रेफरेंस में बताए थे, वो हम्म। सब पूरा आप बोल रहे हैं कंठस्थ करना होगा कि कुछ भी आ गया उसमें? देखिए, कर लीजिए तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी। अगर आप आगे टीचिंग करते हैं तो उसमें बहुत फायदा करता है ये सब चीज। टीचिंग का जो है ना, एक वो चेंज हो जाता है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कर लीजिए। नहीं तो जब हमारी भी शुरुआत थी, हमें याद नहीं था, हम भी श्लोक संख्या याद करते थे, क्योंकि एक तो संस्कृत पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था। उसे याद करना, लिख लिख के 10-10 बार तो लिखते थे कि पेपर में लिखा है जैसे तैसे। तो फिर इसलिए फिर धीरे धीरे जब रेगुलर ये चीजें पढ़ने लगे, बार बार पढ़ने लगे, तो वो याद हो गई हैं हमको। ये होता है। कुछ लोग बहुत ही, जिनको इन उनकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, वो उन्हें तो श्लोक तुरंत ही याद हो जाते हैं। तो वो सबकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है कि वो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सूत्र संख्या भी याद है। अगर आप पेपर में सूत्र, मान लीजिए कहीं थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं, सूत्र संख्या आपको याद है, सूत्र याद नहीं है, तो सूत्र संख्या भी लिख देंगे और रेफरेंस लिख देंगे तो वो कंसीडर होता है। हालांकि श्लोक का पूरा मार्क्स मिलता है, कहीं कटता नहीं है। पर अगर सूत्र संख्या भी लिख रहे तो एग्जामिनर को लगता है कि भाई पता है, क्योंकि संस्कृत तो हमारे यहाँ पढ़ाई ही कहाँ जाती है। छठी सातवीं तक मेरे ख्याल से संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो छुड़वा दी जाती है। संस्कृत पढ़ाई जाए तो फिर उस पर अच्छी कमांड बढ़ने, जैसे हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो संस्कृत तो छुड़वा देते हैं, नहीं वो लैंग्वेज आगे होती ही नहीं है। 8th तक मैंने पढ़ी है मुश्किल से, वो भी 2 साल। 6th में लगी थी, 8th में हट गई थी। तो 2 साल में भी मैं इतना कर लेती हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। तो योग में आके फिर से संस्कृत पढ़ी हमने ना। तो ये होता है। ठीक है। और कुछ? अगर सूत्र याद रहते हैं तो फिर हमारे को संख्या याद रखना जरूरी थोड़ी है। नहीं, सूत्र अगर याद है, देखिए अगर आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं तो वहां संख्या भी लिखनी पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिकल में सूत्र बोल रहे हैं तो संख्या नहीं पूछी जाती है। कोई अगर बहुत ज्यादा ही आपका टेस्ट लेना चाहता है तो वो पूछ लेगा, अच्छा, क्योंकि वो सब एग्जामिनर के माइंड ऑफ स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो फिर तो आपसे मैम हमें पूछ। दोनों की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। मैम अगर आप लेवल थ्री। सूत्र संख्या भी बता दोगे, सूत्र याद नहीं है, तो वो उसे लगेगा कि हाँ भाई पढ़ के तो आया है बंदा। ये होता है। कोई डरा हुआ स्टूडेंट होगा तो हाँ, देखो एग्जामिनर एग्जाम में ज्यादा नहीं डराएगा? हर कोई डर जाता है एग्जाम में, चाहे कोई टीचर भी कहीं और एग्जाम देने जाता है या इंटरव्यू देने जाता है, तो वो भी घबराते तो हैं ही, आया हुआ भी नहीं बोल पाते। तो ये सब चीजें अंडरस्टैंड करते हैं एग्जामिनर। पर हाँ, आपको उन्हें गोल गोल नहीं घुमाना है कि आपको आता है नहीं, आप सोचो बातों में फंसा लोगे तो नहीं होगा। पकड़े जाते हैं। उनको बेवकूफ नहीं बना सकते आप, तभी वो एग्जामिनर है। उन्हें पता है कि ये बातों में घुमा रहा है, तो मार्क्स में ही कट जाते हैं। ठीक है, सटीक जवाब दीजिए, जितना आता है उतना दीजिए। नहीं आता है बोल दो, जी हमें नहीं आता, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेरी मैम आवाज एक आ रही है मैम? क्वेश्चन था। हाँ जी, क्या? थोड़ा एक क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है, प्लीज हाँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ, पर आप शेयर कर सकते हैं कि आपकी योग की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं।
मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि मैम साहिल जी का एक क्वेश्चन था, ले लीजिए, उसके बाद आप बता दीजिए प्लीज, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए साहिल जी। हम लेवल